ठीक है, तो हम लोग काउंसलिंग देखे थे, जो है बाकी सब चीजें तो पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने काउंसलिंग बताया था कि काउंसलिंग क्या होता है। काउंसलिंग क्या होता है जी, व्हाट इज काउंसलिंग? काउंसलिंग क्या होता है जी? हमने पूरी बातें आप लोगों को बताई थी कि मान लीजिए जब कोई किसी समस्या में रहता है और उस समस्या का समाधान के लिए किसी से जब बात पूछने जाता है, और जो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, काउंसलिंग बोलते हैं। जब आप जो है सही जानकारी लेने के लिए जब किसी के पास जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं जी, काउंसलिंग बोलते हैं। ये हर क्षेत्र में होता है। जो है शादी से पहले की काउंसलिंग होती है, तो शादी के बाद की भी होती है। ठीक है, जो है इसके जो है आपको और भी तमाम तरीके की जो काउंसलिंग होती है, किसी तरह जो है अगर आप रोजगार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसको लेकर काउंसलिंग होती है। कौन सा कोर्स करना चाहते हैं इसको लेकर काउंसलिंग होती है। कौन से किताब से पढ़ना चाहते हैं, इस मैंने हर टाइप की काउंसलिंग होता है। ये कह रहे काउंसलिंग क्या होता है, तो एक मेडिकल प्रोसीजर है, हेल्पिंग रिलेशनशिप है, एक ड्रग है, एक सर्जरी है। क्या है जी, तो ये एक सहायक संबंध है। यानी एक तरीके से कहेंगे कि जो है काउंसलिंग एक तरीका है जिससे जो है आप जो है उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं। एक सहायक संबंध है, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में काउंसलिंग क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। कह रहे कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में काउंसलिंग क्यों आवश्यक है। केवल दवा देने के लिए, स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए, टू सॉल्व प्रॉब्लम। मान लीजिए किसी एरिया में लोग साफ सफाई से नहीं रह रहे हैं, साफ सफाई से नहीं रह रहे हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं किए हुए हैं, तो वहां पे भी काउंसलिंग की जाती है उस एरिया के लोगों को कि भाई देखो, अगर आप साफ सफाई से नहीं रहोगे तो आपको जो है बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। जाहिर सी बात है, बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। तो उन सारी बीमारियों से बचने के लिए काउंसलिंग कराया जाता है। तो कह रहे कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में काउंसलिंग क्यों आवश्यक है, तो स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने हेतु काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। जहां भी किस देखिए यहाँ पे देखिए वैक्सीनेशन में भी काउंसलिंग होता है, लेकिन केवल वैक्सीनेशन दे दिया गया है। तो ये यहाँ पे केवल वैक्सीनेशन के लिए थोड़े होता है, इसमें जो है टू सॉल्व हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर ही टू फॉर वैक्सीनेशन भी आ जाएगा, इसी के अंदर ये भी आ जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान चैप्टर है। किसी को कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर पूछिएगा। क्लियर है ये बात है। काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अभी शुरू शुरू में आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेगा, जिससे आपको जो आपने पढ़ा है काउंसलिंग वो सब चीजें एक बार क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। काउंसलिंग का उद्देश्य क्या होता है जी, मरीज को डरा देना ना जी, कि दवा बेचना, पैसा कमाना, उचित जानकारी देना, टू प्रोवाइड अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो होता है, उचित जानकारी देना होता है। काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है जी, उचित जानकारी देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है ये बात है। फटाफट बढ़ेंगे, आसान आसान क्वेश्चन। काउंसलिंग किन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है, बताइए। काउंसलिंग किन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है, केवल शारीरिक रोग, केवल मानसिक रोग, भ्रम, या फिर गलत जो धारणाएं, मीन्स मिसकंसेप्शंस एंड जो है कन्फ्लिक्ट, केवल आर्थिक समस्या। तो जो काउंसलिंग होता है केवल एक ही चीज को नहीं करता है, वो फिजिकल डिजीज में मदद कर सकता है, मेंटल डिजीज में भी मदद कर सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी में भी आपको मदद करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ सबसे सटीक हो जाएगा। यहाँ पे किसी कोई भ्रम है, कोई गलत धारणा है, तो उसको जो है क्या करता है जी, दूर किया जाता है काउंसलिंग के माध्यम से। बहुत सारी भ्रम और धारणाएं हैं, सब कोई मुझे एक एक जो है भ्रम और गलत धारणाएं के बारे में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। गलत धारणा क्या होती है, सब कोई बताइए। सब कोई एक एक कमेंट्स करेंगे कि जो है भ्रम और गलत धारणाएं क्या क्या होती है, ताकि हम जो है आप लोगों को और अच्छे से समझा पाए। बताइए निखत प्रवीण, कोई एक तरीके से गलत धारणा बताइए जो गाँव में ज्यादा प्रचलित हो, शहरों में हो सकती है। लक्ष्मी, प्रियंका, बताइए फटाफट। आप लोग सब कोई एक एक गलत और भ्रम धारणाएं बताएंगे, हमको पता चले कि आप लोग जो है यहाँ पे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। एजुकेशन नहीं लेना, बिल्कुल ज्यादा पढ़ लेंगी तो जो है उड़ने लगेंगी, ज्यादा पढ़ लेगी तो हमारी बात नहीं सुनेगी, ये भी क्या है जी, गलत धारणा है। बहुत अच्छी। डिलीवरी के बाद नमक नहीं खाना है, हाँ बिल्कुल, ये भी जो है गलत धारणा हो गई। बहुत अच्छा।
गंदा गधा पीला दूध नहीं पिलाना। गंदा, किसी के ऊपर विश्वास घटक करना। कोई महिला कह रही है कि हम घर पे डिलीवरी करेंगे। बिल्कुल प्रीति कुमारी, बहुत अच्छा इन्होंने कहा है कि ये भी गलत धारणा है। किसी के बारे में गलत सोचना बिना सच्चाई जाने, ये भी आपको जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बाल मजदूरी करवाना, देखिए गलत धारणा में ले सकते हैं बाल मजदूरी करवाना। बीमारी में ओझा के पास जाना, बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा गलत धारणा है। कोलेस्ट्रॉल नहीं पिलाना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, गुड इवनिंग कोई गलत धारणा नहीं है। निधि कुमारी लेट आई है लग रहा है कि। और अंधविश्वास करना, झूठ बोलना, ये सब बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसको काउंसलिंग के माध्यम से जो है ना होता है। कोई कोई होता है झूठ बोलने की आदत हो जाती है। कोई कोई ऐसा भी होता है, कहता है कि जब तक हम किसी को 4 बात बोलते नहीं हमारा दिन पूरा नहीं होता है। तो ये भी क्या है जी, एक तरीके से गलत धारणा है। इसको खुद से सुधारना होता है। ऐसा हमने गाँव में देखा है, ऐसे लोग कहते हैं जब तक हम किसी को दिन में एक बार बोलते नहीं है ना, मेरा खाना पचता नहीं है। इस तरीके से भी लोग धारणा बना के बैठे हुए हैं। चलिए, तो ये बातें हो गई। काउंसलिंग किन समस्याओं को दूर करता है, तो ये सारी समस्याओं को दूर करता है। ठीक है, चलिए। शादी में कुछ गलत रस्म करना, अच्छा जी, चलिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग मतलब समझ रहे हैं गलत धारणा क्या होता है। तो इन सब चीजों को काउंसलिंग के थ्रू, मान लीजिए कोई गांव में आपको इस तरीके से जो है मिसकंसेप्शन पाले हुए हैं, तो आप उसको जो है काउंसलिंग, एक अच्छे काउंसलर से आप उसको संपर्क करवा सकते हैं, या अगर आपके पास उससे संबंधित जानकारी है तो आप खुद काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है, देखिए अब हमने बताया था काउंसलिंग कई प्रकार का होता है। उसमें डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है, एक नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग में हमने आपको क्या बताया था जी, कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है ना, उसमें क्या होता है कि सीधे सीधे जो है एक तरीके से जो है आपका जो काउंसलर होता है, इसमें मुख्य भूमिका होता है, सक्रिय भूमिका में होता है। ये जो है व्यक्ति जो है जिसको जरूरत होता है वो जाता है, अपनी बात को बताता है, और जो काउंसलर होता है वो डायरेक्ट जो है समस्या का समाधान बताने की कोशिश करता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग। क्या बोलते हैं जी, डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है जी, काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग होता है। मतलब जो काउंसलर होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे काउंसलर है, यहाँ पे ये क्या हो गया जी, यहाँ पे काउंसलर है। तो जो काउंसलर जो होता है ना, काउंसलर सेंटर्ड होता है, काउंसलर सेंटर्ड होता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखें। क्या होता है जी, काउंसलर सेंटर्ड होता है। मतलब मान लीजिए जो काउंसलिंग करवाने गया है ना, वो इसी की तरफ ध्यान देते रहेगा कि भाई ये जो बोलेगा वही सब कुछ होगा। ठीक है, काउंसलर सेंटर्ड होता है। क्लियर ये बात है। क्लाइंट सेंटर्ड दूसरा होता है। जैसे क्लाइंट सेंटर्ड में क्या होता है जी, इसको भी हम देख लेंगे। सबसे पहले यहां समझ गया आप लोग कि डायरेक्टिव काउंसलिंग, तो डायरेक्टिव नाम से ही लग रहा है कि डायरेक्टिव मतलब डायरेक्ट वो बात को बता देता है। हम गए समस्या और पूछे, उन्होंने समाधान बताया समझ करके, वो क्या हो गया जी, डायरेक्टिव काउंसलिंग हो गया। अब क्या होता है, दूसरा एक होता है, पहले इसको डायरेक्टिव हम समझ लेते हैं। अब बताइए आप लोग, डायरेक्टिव काउंसलिंग मुख्य भूमिका किसकी होती है? किसकी होती है जी, क्लाइंट की होती है, नर्स की होती है, काउंसलर की होती है, फैमिली की होती है। किसकी होती है जी, डायरेक्टिव काउंसलिंग में मुख्य भूमिका में कौन होता है जी, वही बात यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, वही बात दोबारा पूछा गया है। यहाँ पे जो बातें की गई, इसमें काउंसलर क्या होता है जी, मुख्य भूमिका में होता है। कौन होता है जी, काउंसलर यहाँ पे क्या होता है जी, मुख्य भूमिका में होता है। अब पहला हमने देख लिया डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या हो रहा है जी, जो काउंसलर था यह मुख्य भूमिका में था। काउंसलर जो था क्या था जी, मुख्य भूमिका में था। अब यहाँ पे जो है, अब नॉन डायरेक्टिव आ गया। तो मान लीजिए यहाँ पे काउंसलर है, यहाँ पे क्या है जी, काउंसलर है, और यहाँ पे आप जो है काउंसलिंग कराने गए हैं, आप काउंसलिंग कराने गए हैं। ठीक है, तो गए हैं अजी आप काउंसलिंग करवाने। अब कह रहा है कि जो आप चले गए काउंसलिंग करवाने नॉन डायरेक्टिव में, तो कह रहा है कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज आल्सो नोन एज, क्या हो जाएगा इसमें, क्लाइंट सेंटर्ड होता है। क्या होता है जी, क्लाइंट सेंटर्ड होता है। क्लियर ये बात है। मतलब मान लीजिए कोई समस्या, आप मान लीजिए आप कोई समस्या बताएं और समस्या का आप समाधान भी बता रहे हैं। देखिए जैसे आपने कहा कि हमको जो है ना पढ़ने में मन नहीं लगता है, और आप ये भी कह रहे हैं कि हम पढ़ने में इसलिए मन नहीं लगता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा रील्स देखते हैं। तो मतलब आप समस्या भी बता रहे हैं और समाधान भी बता रहे हैं। तो इसमें जो होता है, जो काउंसलर होता है, वो आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करके बता देता है कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसका मेन रीजन यही है कि आप रील्स ज्यादा देखते हैं।
तो ये क्या हो गया, इसमें आपको जो है क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग होता है। क्या होता है जी, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्लियर है ये बातें, समझ में आ रही सबको? अब देखिए, अब दो आपने देख लिया कि एक क्या आपने देखा, एक देखा आपने डायरेक्टिव काउंसलिंग, एक देखा नॉन डायरेक्टिव, एक होता है इलेक्टिक काउंसलिंग। ये क्या होता है जी, इलेक्टिक में क्या होता है, फटाफट आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इलेक्टिक में क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी काउंसलर के पास गए हैं, तो इस काउंसलर में क्या होता है कि आपसे जो है आप अपनी समस्या को बताते हैं, आप अपनी समस्या को बता रहे हैं, ठीक है, आप इस अपनी समस्या को क्या कर रहे हैं जी, बता रहे हैं, और इसका समाधान भी बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको ऐसा लगता है, जो काउंसलर है उसको ऐसा लगता है कि आप जो है एक तरीके से सक्षम है अपने जो है अपनी समस्या को समाधान करने के लिए। तो वो जो है बिल्कुल कहते हैं कि ठीक है आप बताइए, और फिर आपको लास्ट में यस या नो कर देता है। लेकिन ऐसा लगता है उसे इलेक्टिव काउंसलिंग में कि जो है आप जो है समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहे हैं, तो खुद उसका समाधान बताता है। तो इलेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, इसमें ना काउंसलर केंद्रित होता है और ना ही क्लाइंट केंद्रित होता है, दोनों का मिश्रण होता है। क्या हो जाता है, दोनों का मिश्रण होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना, काउंसलर कौन होता है, क्लाइंट कौन होता है। क्लाइंट कौन है जी, मान लीजिए जब आप बैठे हुए हैं सब सेंटर पे अपने, कोई मरीज आया तो मरीज क्या हो गया जी, आपका क्लाइंट हो गया, मरीज आपका क्या हो गया जी, क्लाइंट हो गया, और आप क्या हो गए, काउंसलर हो गए। मतलब एक तरीके से परिभाषा समझिए क्लाइंट और जो है काउंसलर का, मतलब जो आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप दुकान पे बैठे हैं तो ना कहते ग्राहक आया है, तो आप उसे कह सकते हैं हमारा क्लाइंट आया है, कहेंगे तो नहीं, लेकिन एक तरीके से आप समझिएगा कि जो लीड करता है वो काउंसलर होता है, जो लीड कर रहा है वो काउंसलर हो गया, जो आया वो क्लाइंट हो गया। क्लियर है ये बातें, सबको समझ में आ गई। डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और जो है इक्लेक्टिक काउंसलिंग, ये तीनों समझ में आ गया। हालांकि ये एमसीक्यू से हम समझा रहे हैं, जब हमने थ्योरीज की पढ़ाया था, बताया था, तो भी हमने ये सारी बातें आपको बताई थी। क्लियर है ये बातें सबको। आरती चौधरी बताइए, सरिता कुमारी, क्लियर है ये सब, ठीक है। चलिए, नाजू कुमारी भी कह रही हैं, बहुत अच्छा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे काउंसलिंग टेक्निक में एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम का क्या अर्थ होता है, व्हाट डज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। अब ऐसा कोई मत कहे कि सर आप इसको भी हिंदी में कर दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है, ये जो है इंग्लिश में ही कई बार लिखा रहता है। काउंसलिंग टेक्निक में एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। देखिए, जब काउंसलिंग टेक्निक में जो है, अगर आप मान लीजिए आप जो है अपनी समस्या को बता रहे हैं, तो आप जो है समस्या को छिपाएंगे तो ये एक्सेप्टेंस वाली बात नहीं होता है। समस्या को नकारेंगे तो बात वाली बात नहीं है। समस्या को स्वीकार करना क्या कहलाता है जी, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम कहलाता है। कि जब अपनी समस्या को आप खुद एक्सेप्ट करें कि हाँ यही बात है, यही कारण है, तो समस्या को स्वीकार करना क्या कहलाता है जी, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम कहलाता है। आगे देखेंगे हम लोग, रीस्टेटमेंट टेक्निक का क्या अर्थ होता है। हमने आपको बताया था रीस्टेटमेंट क्या होता है, रीस्टेटमेंट टेक्निक क्या होता है कि जैसे आपको कोई समस्या है, किसी को समस्या है किसी को, तो समस्या आपने बताया काउंसलर को, काउंसलर क्या करता है, आपकी समस्या को सुना समझा और रिपीट भी करता है कि अच्छा यही बात है ना, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपने बताया कि जो है एक तरीके से नॉर्मल एग्जांपल्स ले लीजिए कि जो है मुझे जो है खांसी, मुझे कई दिनों से खांसी ठीक नहीं हो रही है। आपने मान लीजिए आप किसी काउंसलर के पास गए, डॉक्टर एज ए डॉक्टर काउंसलर के तौर पे काम कर रहे हैं, अब मुझे आपने बोला कि मुझे खांसी कई दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, एक हफ्ते से हमने दवाई करवाया है, एक हफ्ते हो गए दवाई करवाते हुए। तो जो है इस भाषा को जो काउंसलर होगा वो बोलेगा कि अच्छा मतलब आपको खांसी हुए 7 दिन हो गए। इसका मतलब तो ये नहीं, सात अगर आपने बोल रहा है कि 7 दिन से हम दवा खा रहे हैं, एक हफ्ते से खा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इसी बात को दोबारा घुमा करके काउंसलर पूछेगा कि अच्छा आपको खांसी 7 दिनों से है, तो ये क्या होगा, रीस्टेटमेंट करके वो चेक कर रहा है। तो आप बोलेंगे नहीं 7 दिन से तो हम दवाई खा रहे हैं, हमको तो हुआ 15 दिन से है। समझ गए आप लोग, ये क्या हो गया, रीस्टेटमेंट हो गया। तो मतलब कि जो है जो काउंसलर होता है आपकी समस्या को सुन करके समझ करके वो अपनी भाषा में बोलता है और फिर पूछता है कि अच्छा यही बात है ना। जैसे आप बोले कि हमको नींद नहीं आ रही है,
तो क्या बोलेगा, तो ये अब मान लीजिए ये वाला आदमी है, वो बोलेगा कि जो है भाई कि अच्छा आपको रात में नींद नहीं आती है, तब इसका मतलब यही नहीं मुझे नींद नहीं आ रहा है, तो ये कौंसलर क्या समझेगा, इस व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती है, वो बोलेगा कि आपको रात में नींद नहीं आती है, तो आप बोलेगे नहीं रात में तो आता है, दिन में नहीं आता है। बोले काहे मजाक कर रहे हो, काहे लिया हो, दिन में कोई जरूरी है सोना। तो ये है, ऐसा नहीं है कि ये आप नींद नहीं आ रहा है, आप सोच समझ गए कि हमको दिन में नहीं आ रहा है, दिन में भी हमको सोना है। तो ये बातें मतलब काउंसलर आपकी बात को परखता है, समझता है, और फिर वो अपनी समझ करके बोलता है कि हाँ अच्छा ये बात है ना, जेन्युइन ये बात है, फिर तो समस्या का समाधान कुछ और कर देगा वो। ठीक है, दोहराना बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, रीस्टेटमेंट टेक्निक का अर्थ क्या होगा, समस्या को दोहराना। चलिए क्लियर है ये बात है। आगे देखेंगे हम लोग क्लियरिफिकेशन टेक्निक का उद्देश्य क्या होता है। क्लैरिफिकेशन टेक्निक का उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन। समस्या को जटिल बना देना, समस्या को स्पष्ट करना, समस्या को खत्म करना, समस्या को नजरअंदाज करना, ये क्या हो जाए क्लैरिफिकेशन। क्या होता है कि अच्छा अभी देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए एएनएम ही है, अगर आप को कई बार वहां पे भी दिया जाता है कि ना होता है जो है, आपको थोड़ा सा बात बताएंगे, ज्यादा तो नहीं, कि एएनएम को भी बहुत सारे दिए जाते हैं काम को, एक तरीके से टारगेट दिया था, टारगेट दिए थे कि इतने जो है ये दवा का वितरण करवा देना है, इतने लोगों का जो है एनसी करवा देना है, ये वो ताम झाम। तो मान लीजिए कि आपको टारगेट दिया गया, हम कई ऐसे एएनएम को भी जान रहे हैं जो काम अपना पूरा नहीं कर पा रही है, फिर उनको सो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाता है कि आप बताइए कि आखिर आपने टारगेट क्यों नहीं पूरा किया, मतलब क्लियरिफिकेशन दीजिए। एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्लियरिफिकेशन टेक्निक होता है, काउंसलिंग में भी इसको यूज किया जाता है कि समस्या को स्पष्ट किया जाता है कि यही समस्या है, क्लियरिफिकेशन टेक्निक उसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बातें। तो ऐसा मत समझिए आप लोग कि जो है नौकरी हो जाएगा तो हम सरकारी काम मिल जाएगा तो हमको कुछ करना ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी मनसा आपके अंदर नहीं आनी चाहिए आज से कि बस हमको आगे कुछ काम नहीं करना है। तो ऐसा अगर आप सोचेंगे तो फिर आगे क्या हो जाता है, धीरे धीरे ना होता है आदमी का जो है जो है जो है ब्रेन जो है ना वो नैरो होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है, संकुचित होता चला जाता है। अपने आप को ब्रॉड जो है माइंड से सोचना है कि अच्छा कोई बात नहीं, हमारी नौकरी लग जाएगी, जो करना होगा, जो भी हमारे रूल रेगुलेशन में होगा, उन सारे कामों को हम करेंगे और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है इंटरप्रिटेशन टेक्निक का संबंध किससे है, कह रहा है डर पैदा करना, समस्या छिपाना, आत्मविश्वास बढ़ाना, दवा देना। क्या हो जाएगा जी इंटरप्रिटेशन क्या होता है जी, कौन बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 12 नंबर। इंटरप्रिटेशन क्या होता है जी, इंटरप्रिटेशन सब हमने बता रखा है, हमने सब बता रखा है, बस आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। इंटरप्रिटेशन टेक्निक का संबंध क्या होता है, इंटरप्रिटेशन में क्या होता है जी, आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। ठीक है, कि जो है अगर मान लीजिए आप किसी समस्या को बता रहे हैं, अपनी समस्या को, तो ऐसा नहीं है कि उसको जजमेंटल हो कर देना है, जज बन जाना है कि अच्छा मुझे तो ये बीमारी हो गई है, तो अच्छा तो होगा ही बीमारी, तुम लोग ऐसे करते ही हो, आप लोग ऐसे करते ही हो, यही काम ही बचा हुआ है, ध्यान से नहीं रहना है, इस तरीके से जजमेंटल नहीं बनना है। उसका आत्मविश्वास बढ़ाना है कि नहीं कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, आगे इसको हम कैसे ठीक करेंगे, आप अपनी समस्या को बताइए। ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को जो है होते हुए देखा है और हमने उनको ठीक भी किया है। तो कोई बात नहीं है, ये हो जाता है, कई बार गलती से हो जाता है, कई बार जानबूझकर हो जाता है, तो यानी उसको क्या करना है, इंटरप्रिटेशन वाला काम है, यानी आत्मविश्वास क्या करना है जी, बढ़ाना है। जैसे आत्मविश्वास आपका कैसे बढ़ेगा, हम बोल रहे कि अच्छा एएनएम की नौकरी ये तो 5 साल तक नहीं आएगी, बीटीएससी तो झूठ बोल रहा है, तो आपका आत्मविश्वास नीचे हो जाएगा। अच्छा सर तो बोल रहे हैं कि तो होगा ही नहीं, लेकिन आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है कैसे, आपको कह रहे हैं कि जुलाई में भर्ती आ जाएगी, हर हाल में आनी ही आनी है, नौकरी होगा ही होगा, ये आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। लेकिन जो ऐसा मत सोचिए कि हम आपको केवल आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, सच में आने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई लोग बोले सर ये तो आप भी लग रहा है इंटरप्रिटेशन टेक्निक पे काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, सच में आने वाला है। ठीक है, चलिए क्लियर ये बात है। चलिए ठीक है, मनोबल ऊंचा होता है, पिंकी कुमारी बिल्कुल सही बात है, मनोबल ऊंचा हो जाता है।
सर 5 और 6 में यही कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, 5 और 6 में इंटरप्रिटेशन वाला बात नहीं, सच में उसका मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है। ये देखिए आगे बढ़िए आप लोग। और देखिए लोग अब क्या होता है, लोगों के मन में डाउट होने लगता है, तो देखिए ये भी, इसके लिए भी अलग से काउंसलिंग करना पड़ेगा। री एश्योरेंस टेक्निक में काउंसलर क्या करता है, देखिए आ गया, यही आ गया, इंटरप्रिटेशन कर दिया, आत्मविश्वास बढ़ा दिया, फिर बोलता आश्वासन भी देता है कि नहीं भाई सच में आएगी, टेंशन मत लो। यहाँ पर रीएश्योरेंस करता है, आश्वासन देता है कि अच्छा ये समस्या आपका, इस समस्या का समाधान तो मैं चुटकी बजाते ठीक कर दूंगा। आश्वासन देता है, जिससे आदमी क्या हो जाता है, मनोबल हाई हो जाता है। क्लियर है ये बातें? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। आश्वासन देना शुरू कर दिया उसने कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, कई लोगों को हमने ठीक किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। काउंसलिंग सिद्धांतों में वेंटिलेशन का क्या अर्थ होता है? वेंटिलेशन मतलब कि वेंटिलेशन का अर्थ क्या होता है बताइए, कौन बताएंगे? 14 नंबर, मनोबल बढ़ जाता है। शोभा, शोभा बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेंटिलेशन। ये अगर आप ना बेसिक बातें आप लोग समझ गए ना काउंसलिंग का, ये सब डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, स्केलेटिव, वेंटिलेशन, प्रोमोटिव, ये सब चीजें अगर आप समझ गए तो और कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। फटाफट आगे बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका उत्तर। लक्ष्मी, लक्ष्मी हेमलता क्या कह रही है? देखिए वेंटिलेशन होता है, देखिए आप वर्ड से समझिए, जैसे हम घर बनवाते हैं तो क्या कहते हैं जी कि भाई इसमें ना वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं रह गया तो बड़ी गर्मी होगा, ठीक है। जो है ना होता कमरा क्या होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। तो ये बिल्कुल वहीं से वर्ड लिया गया है। वेंटिलेशन मतलब हो गया खुल करके भाव व्यक्त करना। मान लीजिए आप काउंसलर हैं, कोई आया और बोला कि जो है हमको हाथ में दर्द हो रहा है कई दिनों से, तो आप बोले हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है लो फटाफट दवाई। ऐसा नहीं, उसको बोलने ही नहीं दे रहे कि दर्द हो रहा है तो फटाफट दवा लिख दिया भेज दिए। उसको बोले कि अच्छा ठीक है हाथ में दर्द हो रहा है, अब बताओ क्या पैर में भी दर्द हो रहा है, क्या जो है सर में भी दर्द हो रहा है, नहीं तो उसको खुलने के लिए समय देना, खुल करके वो अपनी बात को बता सके, उसे हम बोलते हैं वेंटिलेशन। काउंसलिंग में जो वेंटिलेशन टेक्निक होता है, इसमें सामने वाले को खुलने की आजादी दी जाती है कि वो खुल करके बातें बता सके, अपने जो भी समस्या उस समस्या को आपके सामने रख सके। ऐसा नहीं कि एक लाइन बोला और आपने बोला लो जाओ हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया वेंटिलेशन टेक्निक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। हाँ देखिए कह रहे कि यहाँ दर्द हो रहा है तो कैसे दर्द हुआ, कब से हुआ, तो ये भी पूछ लीजिए क्यों हो रहा है। काउंसलिंग शुरू करने से पहले काउंसलर को क्या करना चाहिए? सीधे समाधान देना, पहले विश्वास बनाना, मरीज को डांटना, दवा देना। आई थिंक सबको पता है काउंसलिंग शुरू से पहले आपको विश्वास बनाना जरूरी होता है, कि जो है विश्वास बन जाए पहले, कि उसके लग जाए सामने वाले को कि हाँ इस व्यक्ति को जो है पता है हमारी समस्याएं, ये सॉल्व कर पाएगा। नहीं तो ऐसा ही लग जाएगा। अगर मान लीजिए आप समस्या का समाधान किसी से पूछने जा रहे हैं और ना होता है, मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए हम एक बार क्या हुआ बात को बताते हैं, छोटा सा एग्जांपल। आदमी ना देख करके ही जजमेंटल हो जाता है, कि अगर आप मान लीजिए कोई किसी डॉक्टर के पास आप चले गए, और डॉक्टर के पास आप चले गए, डॉक्टर बहुत जानकार व्यक्ति है, लेकिन वो वही है जो बिल्कुल जो है टी शर्ट पहने हुए है, छोटा पुराना सा टी शर्ट पहन के ऐसे बैठा हुआ है। आप कहेंगे अच्छा जी ये क्या है डॉक्टर, इससे क्या ही हो पाएगा ना। आदमी देख करके सब कुछ जज करने लगता है। ये ह्यूमन नेचर है, क्या है जी, ह्यूमन नेचर है, इसको बदलना चाहिए। तो जब आदमी पूरा सूट बूट के साथ डॉक्टर बैठा रहेगा तो पहले ही आपको मन में विश्वास बन जाता है। जब आप उससे बातचीत करते हैं तो आपको और विश्वास बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा नेटवर्किंग मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं, कमाएंगे 10,000 लेकिन बताएंगे 10 लाख, और पूरा सूट बूट चढ़ा के घूमेंगे। तो क्या करते हैं, वो पहले विश्वास बनाते हैं कि अच्छा हम सूट बूट पहन रहे हैं और आप भी सूट बूट पहन सकते हैं। ये सब काउंसलिंग, सबसे अच्छा काउंसलिंग वही लोग करते हैं। नहीं कमाने वाले लोग भी कई लोगों को जोड़ लेते ना। होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई आदमी आ गया, बोलता है कि अच्छा जी ये है हम हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम ना 2 आदमी को जोड़ेंगे पहले, ठीक है, और ये फिर ये 2 आदमी को जोड़ेंगे, ठीक है, फिर ये 2 आदमी को जोड़ेंगे, पैसा ही पैसा होगा, फिर ये 2 आदमी को जोड़ेंगे, फिर ये 2 आदमी को जोड़ेंगे, ये 2 आदमी को जोड़ेंगे, मतलब ऐसे ही उनका चयन होता है। क्लियर है ये बातें? और देखिए ऐसे बोलेंगे, ऐसे समझा जाएगा, अच्छा ये देखिए, और मान लीजिए सोचिए आज आपके पास एक आदमी भी नहीं है, कल आपके पास देखिए कितना आपके आदमी नीचे आदमी हो जाएगा। हर दो आपको बस 2 आदमी को ही जोड़ना है, ठीक है, और देखिए कैसे आपका लाइन बढ़ता चला जाएगा, और फिर पैसे ही पैसा होगा। समझ गए? और जैसे ही मान लीजिए आप 2 आदमी को जोड़े
और एक इधर से एक ही आदमी को आपको पैसा नहीं मिलेगा जब तक ये दो को नहीं जोड़ेगा। तो बहुत मतलब ये होता है, ये क्या होता है, काउंसलिंग इनको बहुत अच्छे से सिखाई जाती है कि भाई कैसे आपको काउंसलिंग करना है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग का जाल। देख रहे हैं आप लोग कैसे पैसा ही पैसा हो जाता है इसमें। इससे सब चीज, इस सब के चीज के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें फायदा उसी को होता है ना जो सबसे पहले आता है। मान लीजिए जो कंपनी शुरू किया, वो जो है क्या करता है, वो सबसे ऊपर है, वह बहुत कमा जाता है। लेकिन जो बाद वाले हैं ना, उनको दो आदमी मिल तो जाता है, लेकिन फिर उसके नीचे वाले को दो आदमी नहीं मिलता है। इसमें जो है सबसे ऊपर जो होता है, टॉप में होता है, बहुत अरबों रुपए छाप के चला जाता है। तो काउंसलिंग शुरू होने से पहले काउंसलर को क्या पहले विश्वास बनाना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जो है कंसेप्शन काउंसलिंग कब दिया जाता है, गर्भावस्था के पहले, जो है बिफोर, जो है प्रेगनेंसी, आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग इलनेस। तो ये दिया था जो है आपको, ये वाला जो है आपको काउंसलिंग कब दिया जाता है जी, तो ये जो बिफोर प्रेगनेंसी दिया जाता है, कब दिया जाता है, बिफोर प्रेगनेंसी दिया जाता है। जो है प्यूरिपीडियम, जो है प्यूरिपीडियम काउंसलिंग कब दिया जाता है, बताइए कब दिया जाता है जी, ये वाला काउंसलिंग कब दिया जाएगा, कौन बताएंगे, फटाफट आप लोग बताइए क्या हो जाएगा जी। तो ये कब दिया जाएगा जी, तो ये आपको आफ्टर डिलीवरी ही तो दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इम्यूनाइजेशन काउंसलिंग किससे संबंधित है, तो ये भी टीकाकरण से संबंधित है, बहुत आसान है। इम्यूनाइजेशन संबंधित जानकारी किसमें दिया जाएगा, टीकाकरण के लिए दिया जाता है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट काउंसलिंग का उद्देश्य क्या होता है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट काउंसलिंग का उद्देश्य क्या होता है, सही निदान और उपचार बताने के लिए इस चीज को किया जाता है कि कैसे हम डायग्नोसिस करना है, कैसे जांच करना है और कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। डायग्नोसिस ट्रीटमेंट काउंसलिंग का उद्देश्य होता है सही निदान और उपचार को बताना। फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, फैमिली प्लानिंग का काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग। देखिए ये परिवार को नियंत्रित करने के लिए जो है फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग कराई जाती है कि अब बहुत हो गया, हम दो हमारे दो बहुत है, क्योंकि हमको TFR लाना है 2.0 2.1, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 का टारगेट है। तो फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, परिवार को नियंत्रित करना। क्लियर ये बात है। और एक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड काउंसलिंग किससे संबंधित है, जो एम्प्लॉयमेंट की जब बात आती है तो ये किससे संबंधित है जी, रोजगार से, रोजगार, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, देखिए हालांकि आजकल बच्चे पढ़ते भी नहीं है, पहले ना अभी भी आता है एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी आता है, एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता है। हमारे टाइम में वो शायद 9 रुपये या 12 रुपये का शायद मिलता था। उसमें जो है पूरे एक हफ्ते में जितनी भी भर्तियां निकलती थी, उन सब चीजों को उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज जब भी आता है। लेकिन अब लोग सोशल मीडिया यूट्यूब का जमाना बहुत ज्यादा आ गया, पहले ये सब चीजें नहीं थी। मैं अपने जिले में गया था, जो है गांव गया था, तो पहले ना, पहले क्या होता था कि पहले जो फॉर्म जो बेचते थे ना दुकानों पे, ऐसे लाइन लगी रहती थी कि ये इस तरीके से वे लोग ना लिखे रहते थे, ऐसे ऐसे पूरा ना लगाए होते थे कि यहाँ पर लिखते ये रेलवे में भर्ती आया है, ये आपको SSC में आया है, ये आपको GD का भर्ती है, ये एयरफोर्स का भर्ती है, पूरा लोग लटकाए हुए रहते थे जो है। अब मैंने देखा जिस दुकान पे इतनी सारी जो है फॉर्म रहती थी, उनके दुकान पे एक भी ऐसा नहीं लटका हुआ मुझे मिला, क्योंकि सब चीज अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो बहुत बड़ा बदलाव हमने देखा है, तो बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। ये पहले जॉब के नाम से आता था, हाँ पहले जो लोग पहले फॉर्म भरे होंगे ना, दुकानों पे ऐसे देखे होंगे लटकाया गया रहता था एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, ये खबर वो खबर ये खबर, ऐसे लोग उसको लेते थे, फिर ऑफलाइन जो है नाक टिकट लगा हुआ के फॉर्म भरते थे। लेकिन अब सब जमाना चला गया। तो एक और एक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट किससे संबंधित है, ये रोजगार से संबंधित। सर आपका गांव कहाँ है, मेरा गांव सीवान में है। कह रहा है कि जो है प्री मैरिटल काउंसलिंग कब दिया जाता है, विवाह के पहले ही तो दिया जाएगा। ये प्री जो है मैरिटल काउंसलिंग कब दिया जाएगा जी, बिफोर मैरिज, प्री की बात हो रही है, यहाँ पे दिया गया है। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, फटाफट आप लोग बताइए। इस तरीके से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बताइए। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का उद्देश्य क्या होता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किस लिए, मानसिक समायोजन में दिया था, मानसिक समायोजन के लिए जो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। किसी को कोई ऐसी जो है ना होता मानसिक समस्याएं हैं उसके लिए दिया जाता है, ठीक है।
फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ना होता है कि जो है मान ली कोई आदमी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब आपसे भी मिल लेगा और इधर भी मिल लेगा, तो ये क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब परिस्थिति के अनुसार बदलना। जैसे कपड़े भी होते हैं ना, होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी वाले होते हैं, जो है बैठो तो थोड़ा सा ये हो जाते हैं, फिर सिकुड़ जाते हैं। अब बहुत सारी चीजें होती है, उससे ही होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ क्या होता है। जो काउंसलर होता है उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे काम करना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जैसा व्यक्ति आए उस हिसाब से ही वो बात करे, तो परिस्थिति के अनुसार बदलना ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। इनकरेजिंग काउंसलिंग क्या करता है? तो इनकरेजिंग क्या करता है जी? इनकरेजिंग बताइए, 25 नंबर बताइए फटाफट आप लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल, इनकरेजिंग मतलब क्या होता है? प्रेरित करना है। इनकरेजिंग मतलब होता है प्रेरित करना। एएनएम की काउंसलिंग की भूमिका में क्या होती है? केवल दवा देना, लोगों को विश्वास बनाए रखना। केवल दवा देना काम नहीं, विश्वास बना के रखना। एएनएम अगर काउंसलिंग के तौर पे काम कर रही है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। काउंसलिंग के दौरान एएनएम को क्या करना चाहिए? तो कठिन से कठिन भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जल्दी समाप्त करना चाहिए, मरीज को डांट देना चाहिए, जल्दी भागो हमारा छुट्टी हो गया है। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करने चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कि एक अच्छे परामर्शदाता का सर्वोत्तम गुण क्या होता है? बताइए फटाफट आप लोग, कि एक अच्छा शिक्षक हो, अच्छा स्पीकर हो, अच्छा एडवोकेट हो, अच्छा लिसनर हो। क्या हो जाएगा जी यहाँ पे उत्तर? प्रभु मधु बताइए, प्रभु शोभा प्रियंका, क्या हो जाएगा? गुड लिसनर हो। क्या हो जाएगा जी? गुड लिसनर हो। अगला क्वेश्चन दिया गया, वह प्रक्रिया जो लोगों को अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने और उससे निपटने में मदद करती है तथा उन लोगों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करती है जिनके साथ वे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, क्या कहलाता है? कह रहा है कि वह प्रक्रिया जो लोगों को अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने, मान लीजिए किसी को समस्या है और समस्या ऐसा लग रहा है कि समस्या तो गंभीर है ही ना, होता है समस्या गंभीर है 50%, और ना होता है आदमी उसको कई बार सोचता है, सोच सोच के उसको बना लेता है 150% कि अरे यार इतना बहुत बड़ा भारी समस्या आ गया है। तो अपनी समस्या को बेहतर ढंग से आपको समझना है, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास आप जाएंगे और उससे निपटने के लिए मदद करेंगे। अच्छी जो हमारे पास समस्या है इसको अब कैसे निपटें, कौन बताएगा जी? कोई जानकार व्यक्ति ही बताएगा। तथा उन लोगों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करता है, तथा लोगों के साथ जो बेहतर आपस संवाद हो जाए। ये सब चीजें किससे होती है जी? ये सब किसमें हो जाता है जी? काउंसलिंग हो जाता है। किसमें हो जाता है जी? काउंसलिंग में ये सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है ना, होता है कि भाई ऐसा लगता है कि जो है मान लीजिए ना, हमने आपको बताया था जब हम पढ़ा रहे थे तो, कि कोई किसी को आया है 40%, ठीक है, और वो बिल्कुल उसको समस्या ऐसा लग रहा है कि अच्छा जी अब तो हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारा तो 40% आ गया, अब हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे। और सोच सोच के ऐसा उसको फील हो जाएगा कि समस्या इसके पास 10% की है, लेकिन वो 90% इस समस्या को मान लेगा कि अच्छा जी अब तो हमारा लाइफ खत्म हो गया, 40% आया है। लेकिन जब आप किसी काउंसलर के पास जाएंगे तो बोलेगा अच्छा 40%, हमारा तो 39% था, और देखिए हम कहाँ बैठे हुए हैं। आप कहेंगे अच्छा जी ये तो 39% वाला हमको समझा रहा है, हम तो 40% वाले हैं। तो जो आपका समस्या क्या होगा जी, वहां पे निपटने में मदद होता है, किसी को अच्छा सलाह देना। चलिए आगे बढ़ गए। और है कि जो है उत्पादक जीवन जीने के लिए आजीविका कमाने की क्षमता की बहाली को क्या कहते हैं? मतलब ना होता है कि जो है आपको एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम जो है कैसे अपनी आजीविका को चलाएं, ठीक है, कैसे हम जो है अपना जीवन यापन करें, उसको लेकर आप जो है काउंसलिंग करवाते हैं, उसके लेकर बहुत सारी चीजें करवाई जाती है। तो कह रहा है उत्पादक जीवन जीने के लिए आजीविका कमाने की क्षमता की बहाली को क्या बोलते हैं जी? वोकेशनल रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, यानी व्यवसायिक पुनर्वास कहता है, जहां पे ट्रेनिंग वगैरह देकर के सारी बातें बताई जाती है। अगला क्वेश्चन से कि डैश डैश डैश, यानी वही होता है खाली 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 का उपयोग परामर्श में वास्तविक जीवन की समस्या के समानांतर परिस्थितियों पर अभिनय करने की करके किसी व्यक्ति में कौशल तथा अंतःदृष्टि विकसित करने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो कह रहा है कि मतलब कि इसमें से कौन सा जो है आप ऑप्शन का प्रयोग करके परामर्श में, काउंसलिंग में वास्तविक जीवन जीने की समस्या के समानांतर आप काम कर सकते हैं, तो
तो उसे हम बोलते हैं रोल प्ले टेक्निक। क्या बोला जाता है जी? रोल प्ले टेक्निक का प्रयोग करके परामर्श में जो है वास्तविक जीवन जीने की समस्या के समानांतर परिस्थितियों पर जो अभिनय करने के लिए जानकारी जो है इस तरीके से इस बात को पूरा किया जा सकता है। कैसे किया जाता है जी? रोल प्ले टेक्निक का यूज करके। अगला क्वेश्चन से देखिए दे दिया है अलग से, वायु प्रवाह एवं आयतन की माप किसकी मदद से की जाती है? ये देखिए कहता है कि द मेजरमेंट्स ऑफ एयर फ्लो एंड वॉल्यूम विथ द हेल्प, मतलब एयर फ्लो कितना हो रहा है आप कैसे चेक करेंगे? कौन बता सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा जी? एयर फ्लो वाला बात यहाँ पे पूछ दिया गया है। तो याद रखिएगा जो है एयर फ्लो कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए हमारा फेफड़ों में आयतन चेक करना है कि कितना हवा जो है फिक्स हो पा रहा है, कितना हवा वहां पर रह पा रहा है, आयतन चेक करना कैसे चेक करेंगे? किसे चेक करते हैं हम? स्पाइरोमीटर से। किसे करते हैं जी? स्पाइरोमीटर से करते हैं। किसी को डाउट सही है? स्पाइरोमीटर से करते हैं, ठीक है। अब सिरिंज क्या पता है, कोई भी फ्लूइड वगैरह निकालना है तो हम सिरिंज से निकालते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या होता है जी? स्टेथोस्कोप से क्या चेक करते हैं? थर्मामीटर से तो हम तापमान चेक कर लेंगे जी। स्टेथोस्कोप से क्या चेक होगा जी? प्रीति बताइए, स्टेथोस्कोप से क्या चेक होगा? प्रीति बताइए फटाफट। चले बीपी हो गया, बहुत बढ़िया, धड़कन। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से रोगी के उपचार के दौरान एएनएम को काउंसलर के रूप में क्या करना चाहिए? बताइए फटाफट आप लोग। सरिता, अमृता, सरिता भी हैं, अमृता भी हैं, वंदना भी हैं, प्रियंका भी हैं, शोभा भी आ चुकी हैं। बताइए, सुधा भी है। अच्छा जी, हम तो शोभा ही समझ रहे थे। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी बोलिए, निम्नलिखित में से रोगी के उपचार के दौरान एएनएम को काउंसलर के रूप में क्या करना चाहिए? रोगी के लिए निर्णय ले। आप कैसे निर्णय लीजिएगा? गलत बात है। उपचार के विभिन्न रूपों पे चर्चा ना करें, गलत बात है। मान लीजिए कि ना होता है कि टाइफाइड हुआ है तो मान लीजिए आपको दवा से भी ठीक कर सकते हैं और आपको इंजेक्शन भी लेना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं आप बोलेंगे नहीं नहीं दावा तो लेना ही नहीं है, बस यही मोनोसेफ लो। तो ऐसा नहीं करना है, उसको विभिन्न रूपों पे चर्चा करना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कह रहे हैं कि बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में सलाह देंगे। बिल्कुल देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। इलाज में रिश्तेदारों को शामिल ना करें, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है शामिल कर सकते हैं। बताना जरूरी होता है कि भाई चलो ये सब चीजें है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से रोगी के उपचार के दौरान एएनएम को काउंसलर के रूप में क्या करना चाहिए? तो बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्शदाता की भूमिका है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इमोशनल सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, ऑल द एबव। कह रहा है कि परामर्शदाता हैं जो काउंसलर हैं उनमें कौन सी भूमिका है? अनु सिंह, निखत, बताइए क्या हो जाएगा इसमें जी? क्या हो जाएगा? अंकिता, शोभा, कि निम्नलिखित में से कौन सा परामर्शदाता की भूमिका है? देखिए वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन करता है कि इस समस्या से कितना रिस्क हो सकता है। समझ गए आप लोग? मान लीजिए कोई ऐसी समस्या में आप पड़े हुए हैं तो उस समस्या का जैसे मान लीजिए किसका होता है कि जैसे किसी आपके ऊपर कोई छोटा मोटा केस कर दिया, तो ऐसा लगता है कि अच्छा जी इस केस से क्या हो सकता है, आप डर जाते हैं। आप डर जाते हैं तो आप किसी अच्छे वकील के पास जाते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए, ये छोटा मोटा केस हुआ, इससे क्या हो सकता है। वो रिस्क को आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा ये सब चीज तो आपका फेवर में, इससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है, बस ऐसे ही चलेगा ये। तो उससे आपको थोड़ा सा जो है क्या राहत मिलता है। इमोशनल सपोर्ट भी करता है वो कि टेंशन मतलब भाई ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, टेंशन वाली बात नहीं है। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट करता है कि बताता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें वो सपोर्ट करता है। ऑप्शन और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा परामर्शदाता की भूमिका होती है? तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में भी होता है, इमोशनल सपोर्ट भी करता है, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट भी करता है। आगे देखेंगे हम लोग, नर्सिंग परामर्श सदैव दिया जाता है एक खुले और कम निजी सत्र के रूप में, एक व्यापक और बहुमुखी व्याख्या के रूप में, जो है एनी पर्सन या एक्सपर्ट यानी किसी भी व्यक्ति या विशेषज्ञ को, एक उपचारात्मक और रोग निरोधात्मक रूप के रूप में। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 35 नंबर क्या कह रहा है भाई? फटाफट आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 35 नंबर कह रहा है कि नर्सिंग एडवाइस इज ऑलवेज गिवन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर?
देखिए ध्यान से आप समझिएगा, नर्सिंग परामर्श कह रहा है कि सदैव दिया जाता है, कह रहे एक खुले और कम निजी शब्द हैं। देखिए जब आप मान लीजिए कोई समस्या आपके साथ कोई कह रहा है, तो आप उसको बिल्कुल ऐसा थोड़ा है कि जो है खुले में दे दीजिएगा कि लो भाई जाओ सब कोई कोई कह रहा है कि सर ना मेरे पास ये समस्या, हमको ये वाला दिक्कत है, और आप माइक में बोल रहे हैं कि अच्छा इसको ये समस्या है, सबको एक ही बार समाधान सुन लो, तो ऐसा जो है काउंसलिंग नहीं कराया जाता, ये गलत बात है। पहला वाला क्या है जी, गलत है, ये जो है खुले में नहीं दिया जाता, निजी सत्र होता है काउंसलिंग वाला काम, ये गलत है। दूसरा कह रहा है एक व्यापक और बहिमुखी व्याख्या के रूप में, मतलब ना होता कोई भी, अगर आप कोई समस्या कह रहा है, मान लीजिए कोई जो है आपको कोई ऐसी बीमारी कह रहा है जो आपको हेल्थ से मतलब कि जो है साफ सफाई को लेकर के, तो आप उसके बारे में पूरी आपको उसको डीप जानकारी देना होता है कि आपको ऐसे करना ही ऐसा करना चाहिए, और जो है एक तरीके से कहेंगे बहिमुखी व्याख्या के रूप में, मतलब ऐसा व्याख्या करना है जिसको मतलब सब कोई समझ सके, ऑल एज ग्रुप के लोग समझ सके, चाहे वो बच्चा 10 साल का हो, चाहे वो आदमी 90 साल का हो, मतलब वो सबको समझ में आए, एक लैंग्वेज भी उस हिसाब से होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं बहिमुखी व्याख्या के रूप में। तो ये नर्सिंग परामर्श सदैव ऐसे ही होते हैं। दूसरा दिया गया, किसी भी व्यक्ति या विशेषज्ञ को, देखिए किसी भी व्यक्ति या विशेषज्ञ को आप दे दीजिए, लेकिन यहाँ पे सबसे सटीक यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि एक उपचारात्मक और रोग निरात्मक रूप में हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक हो जाएगा यहाँ पे व्यापक में सब चीजें आ जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक आउट करेंगे। ठीक है, एक प्रभावी गैर निर्देशात्मक परामर्श सत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक होगा? ट्रेनिंग ऑफ काउंसलर, एस्टैब्लिश जो है रिपोर्ट विद द क्लाइंट, जो एक्सपर्टीज इन एनी जो है कन्वर्सेशनल जो है फ्लुएंसी। कह रहा है एक प्रभावी गैर निर्देशात्मक परामर्श, नॉन डायरेक्टिव की बात हो रहा है। नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है जी, आपको पता है, यहाँ पे जो काउंसलर सेंटर्ड नहीं होता है, यहाँ पे क्लाइंट सेंटर्ड होता है। क्या होता है जी, क्लाइंट सेंटर्ड होता है, याद रखिएगा। नॉन डायरेक्टिव की बात हो रहा है, गैर निर्देशात्मक परामर्श की बात हो रहा है। सबसे पहले आप समझेंगे क्वेश्चंस को, एक प्रभावी गैर निर्देशात्मक परामर्श सत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक है? काउंसलर का प्रशिक्षण। देखिए ये कह रहा है काउंसलर का प्रशिक्षण कैसे दीजिएगा जी, गलत बात कह रहा है। काउंसलर का प्रशिक्षण तो पहले से हुआ रहता है, ठीक है, याद रखिए ध्यान से। एस्टेब्लिशिंग जो है रिपोर्ट विद द क्लाइंट, यानी ग्राहक के साथ तालमेल। देखिए ग्राहक के साथ आप तालमेल बैठा के रखेंगे, तभी तो क्लाइंट अपनी समस्या को भी बताएगा और अपनी समाधान को भी बताएगा, क्योंकि नॉन डायरेक्टिव में तो यही होता है कि जो है क्लाइंट जो होता है वो समस्या भी बताता है और उसका समाधान भी बताता है। तो काउंसलर की भूमिका बहुत कम होती है, वो हाँ मतलब सही और गलत की बातें बताता है कि हाँ आपके लिए ये सही है और आपके लिए ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राहक के साथ तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। एक्सपर्टीज इन एनी, देखिए किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ है तो आप तो नहीं कर सकते इस काम को। जो है वार्तालाप का प्रवाह, फ्लुएंस, एकदम धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं, धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, तो गलत बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे सही उत्तर हो जाएगा एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है, ग्राहक के साथ तालमेल जरूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि स्क्रीनिंग का उपयोग निम्नलिखित है को छोड़ करके, बताइए बता क्या हो जाएगा इसका उत्तर, दे फटाफट आप लोग। अंकिता, ध्यान से आप समझिएगा, कह रहा है कि द फ्लोइंग आर द यूज ऑफ स्क्रीनिंग, मतलब एक को छोड़ करके बाकी सब स्क्रीनिंग है। क्या हो जाएगा जी, एक को छोड़ करके बाकी सब क्या है जी, स्क्रीनिंग है। ध्यान से आप समझिएगा क्या कह रहा है, एक को छोड़ करके बाकी सब क्या है जी, स्क्रीनिंग है। पहला दिया कंट्रोल ऑफ डिजीज, क्या दिया जी, कंट्रोल ऑफ डिजीज, रोग नियंत्रण। स्क्रीनिंग से क्या होता है, आपको मान लीजिए कि आप स्क्रीनिंग करवाएंगे, तो स्क्रीनिंग से आपको जो है रोग क्या हो सकता है जी, कंट्रोल हो सकता है, समय से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है, समय से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। टी आर क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट, TREAT, ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, कंट्रोल ऑफ डिजीज हो जाता है, यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। केस डिडक्शन,
मामले का पता लगाना, मान लीजिए किसी को शुरुआती दौर में पता लग जाए कि टीबी है, कैंसर है या फिर कोई बीमारी है, तो आप उसको भी सही समय से ट्रीटमेंट दे करके जो है आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी आपको स्क्रीनिंग में आ जाता है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या दिया गया यहाँ पे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो कह रहा है, देखिए एजुकेशनल जो है अपॉर्चुनिटीज में जो है आपको स्क्रीनिंग के दौरान आपको हेल्थ एजुकेशन दिए जाते हैं, शैक्षणिक अवसर। ठीक है, यार ध्यान से समझिएगा, एजुकेशनल जो है अपॉर्चुनिटीज जो है शैक्षणिक अवसर में आपको डाइट हो गया, आपको हाइजीन हो गया, आपको प्रिवेंशन हो गए, बहुत सारी बीमारियों को लेकर के आपको जानकारी दी जाती है। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हो गए यहाँ पे, तो ये भी आपको एक जो है क्या है जी, स्क्रीनिंग है। क्या है जी, स्क्रीनिंग का यूज करके इस काम को किया जा सकता है। क्वेश्चंस कह रहा है कि स्क्रीनिंग का उपयोग निम्नलिखित है, तो स्क्रीनिंग का उपयोग क्या है जी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी स्क्रीनिंग का उपयोग है, इससे करके आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं। केस डिडक्शन भी क्या है जी, स्क्रीनिंग का उपयोग में होता है, केस डिडक्शन भी होता है, कंट्रोल ऑफ डिजीज भी होता है, मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग, बहुचरणीय स्क्रीनिंग, ये कौन सा उपयोग होगा इससे जी, मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग से, बहुचरणीय स्क्रीनिंग से कौन सा उपयोग होगा इसका। स्क्रीनिंग का तो ये सब उपयोग समझ में आ रहा है कि कंट्रोल ऑफ डिजीज हो रहा है, केस डिटेक्शन हो रहा है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज से बहुत सारी बातें पता चल रही है। बहुचरणीय स्क्रीनिंग से क्या हो रहा है जी, कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुचरणीय स्क्रीनिंग का मतलब क्या हो गया जी, कि एक तरीके से स्क्रीनिंग का टाइप है। क्या है जी, स्क्रीनिंग का एक टाइप है, इसका कोई जो यूज नहीं है, कोई यूज नहीं होता है, इसका कोई यूज नहीं होता है। ये क्या है जी, टाइप है, ये टाइप है, इससे आप कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे यूज नहीं है इससे कोई भी, मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग का यूज नहीं है। समझ में आया है कि नहीं आया किसी को, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार और हम बताएंगे। बताइए, वैसे बीमारी जो एक बार में पता ना चले, ठीक है, वैसे बीमारी एक बार में पता नहीं चल रहा है, तो आप उसका मल्टीपल स्क्रीनिंग करेंगे, तो ये क्या है, टाइप है। क्या है जी, टाइप है। यहाँ पे सवाल समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्क्रीनिंग का उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, टाइप में आएगा। तो ये देखिए, आपको अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है, समझ में नहीं आया सर, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, स्क्रीनिंग का उपयोग निम्नलिखित है, को छोड़ करेंगे, मतलब एक को छोड़ करके सभी स्क्रीनिंग का क्या है जी, उपयोग है। क्या है जी, उपयोग है। क्लियर है ये बात है। अब आप समझिएगा कि पहला वाला दिया गया है कि जो है कंट्रोल ऑफ डिजीज, इसका उपयोग क्या है, इसके उपयोग से क्या होता है, इसके उपयोग से क्या होता है जी, ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाता है, डिजीज कंट्रोल में मदद मिलती है। ध्यान से एक बार और हम बताते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। कह रहा है, सवाल समझिएगा ध्यान से, कह रहा है ना, स्क्रीनिंग का उपयोग निम्नलिखित है, मतलब 4 इस ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से 3 जो है स्क्रीनिंग का उपयोग है। पहला है कंट्रोल ऑफ डिजीज, कह रहा है कंट्रोल ऑफ डिजीज से क्या हो रहा है जी, तो कंट्रोल ऑफ डिजीज का जो है उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कंट्रोल ऑफ डिजीज का उपयोग जो होता है आपको, इससे क्या होता है, डिजीज कंट्रोल में क्या होती है, मदद मिलती है, जो है बीमारी जल्दी पता चल जाता है इससे। ठीक है, केस डिडक्शन क्या होता है, स्क्रीनिंग का मेन पर्पस क्या होता है जी, अर्ली डिडक्शन। क्या होता है जी, अर्ली डिडक्शन होता है, जिससे जल्दी आपको, मान ली किसी को पता चल गया कि टीबी है, कैंसर है, कुछ भी है, तो उसको जो है मामले का पता जल्दी लग जाता है। तो ये आपका स्क्रीनिंग का उपयोग हो गया। तीसरा दिया गया एजुकेशनल, स्क्रीनिंग के दौरान लोगों को जो हेल्थ एजुकेशन दिए जाते हैं, जैसे हाइजीन कैसे मेंटेन करके रखना है, क्या खाना है, नहीं खाना है। तो ये जो सारी चीजें जो है आपको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में जो है इस स्क्रीनिंग का उपयोग करके जो किया जाता है। मल्टीफेजिक, बहुचरणीय स्क्रीन का इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक उपयोग नहीं है, किसमें किया जाता है, ये टाइप है। क्या है जी, ये टाइप है, किसमें किया जाता है, किसी को पता चल रहा है इससे जी। मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग आप किस लिए कीजिएगा, इसका क्या उपयोग है, किसी को पता है तो मुझे बताइएगा। आप किसी इस एक टाइप है, मान लीजिए किसी ने कहा कि जो है जिस बीमारियों का जो है बहुत सारी पता नहीं चल पा रहा है एक बार में, तो आप उसको मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, कीजिए, लेकिन आप जो है स्पेसिफिक कोई चीज आप इसे पता नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, टाइप है। मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग क्या है जी, टाइप है, उपयोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? फिर भी एक दो बार और आप देखिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइए। समझ में आ गया, ठीक है। ये जो है ना किसी स्पेसिफिक चीज से हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये टाइप है, मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग क्या है जी? टाइप है। चलिए सर समझ में आ गया अच्छे से। चलिए क्लियर है ये बात, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि जो है फेरिक क्लोराइड परीक्षण का उपयोग किसके निदान के लिए किया जाता है? फेरिक क्लोराइड परीक्षण का उपयोग किसके निदान के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर जी? फेरिक क्लोराइड जो है इसका उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो ये जो है आप ध्यान से समझिएगा इसको, ये जो है काउंसलिंग से ज्यादा इधर उधर का क्वेश्चन से। फेरिक क्लोराइड परीक्षण का उपयोग पहला दिया गया सस्टूनिरिया। सस्टूनिरिया जो होता है आप एक तरीके से किडनी डिसऑर्डर है, क्या है जी? किडनी डिसऑर्डर है, इसका इसके लिए फेरिक क्लोराइड परीक्षण नहीं किया जाता है। उसके बाद दिया गया एल्केपेटोनिरिया, ये भी नहीं है। जो हार्टनप रोग, ये भी नहीं होता। इसमें जो होता है फेरिक क्लोराइड परीक्षण का उपयोग किसके निदान के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा फेनिलकेटोन्यूरिया जो होता है, फेनिलकेटोन्यूरिया जो होता है इसके लिए किया जाता है, ठीक है। क्लियर है ये बात है, याद रखिएगा। इसमें जो है आपको यूरिन में समस्या आ जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। चलिए काउंसलिंग में दे दिया है इसको जी। जैसे आपने पढ़ा है हेमेटूरिया क्या होता है, जैसे हेमेटूरिया में क्या हो रहा है, जिससे कि आपको पता है जो है जो है आपको यूरिन में ब्लड आने लग रहा है, तो वो सारी चीजें उसी इंटर्न में इस सारे क्वेश्चंस को अरेंज कर दिया गया इसमें। अगला दिया गया गैदर। गैदर जो है, गैदर का दृष्टिकोण किसके लिए उपयोग होता है? कौन बताएंगे जी? इसमें जो है पानी का क्लोरीनीकरण हो गया, काउंसलिंग हो गया, रिफ्यूज डिस्पोजल हो गया, डाटा एनालिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, किसी को पता है जी फुल फॉर्म क्या होता है? ये काउंसलिंग में इसका उपयोग होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है GATHER, देखिए जी है यहाँ पे, देखिए जी है, जी से क्या होता है? ए से क्या होता है सबको पता होना चाहिए। टी से क्या होता है? एच से क्या होता है? ई से क्या होता है? और आर से क्या होता है? बताइए जी से क्या होता है? फटाफट आप लोग बताइए ताकि हम लिख दें। गैदर का उपयोग काउंसलिंग में किया जाता है। जी से क्या होता है? शोभा कुमारी बताइए क्या होता है? जी से क्या होता है? ग्रीट। सबसे पहले किसी ने बताया? मधु ने बताया। GR ग्रीट होता है। क्या होता है जी? ग्रीट। GREET। ग्रीट मतलब क्या होता है जी? स्वागत। सबसे पहले अगर आप जाएंगे काउंसलिंग में तो आपको क्या कह जाएगी? आपका वेलकम किया जाएगा, ठीक है, स्वागत हो गया। ए से क्या होता है? फटाफट आप लोग बताइए ए से क्या होता है? अंकिता सिन्हा बोलिए ए से क्या होता है? अंकिता, ए से होता है आस्क। आपसे जो है क्वेश्चंस क्या कहते हैं जी? प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। टी से क्या होता है? टी से क्या होता है? कौन बताएंगे? टी से क्या होता है जी? टी से टेल। क्या होता है जी? टेल होता है, जानकारी देना। एच से क्या होता है जी? हेल्प, मदद करना। और ई से क्या होता है जी? एक्सप्लेन, समझाना, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन हो गया। और आर से लास्ट में क्या होता है? रिटर्न हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। क्या होता है जी? रिटर्न, ठीक है, फॉलो अप करना। ये होता है, ये सारा का सारा यूज किसमें किया जाता है जी? काउंसलिंग में किया जाता है। क्लियर है ये बात है, ठीक है। रिटर्न, रिपीट, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये बातें समझ में आ गई? टाइम कितना हो गया जी? चलिए एक दो क्वेश्चंस और हैं, फटाफट हम खत्म करते हैं इसको, ठीक है। ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, बस 2-3 मिनट मुझे आप लोग समय दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य परामर्श का एक मूलभूत सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है जी? फटाफट आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 40 नंबर क्या हो जाएगा इसका उत्तर जी? कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य परामर्श का एक मूलभूत सिद्धांत है ग्राहक के साथ गैर निर्णायक, सहानुभूति और जो है सहायक संबंध स्थापित करना। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपको नॉन जजमेंटल रहना है, ठीक है, ज्यादा जज नहीं करना है। दूसरा दिया गया ग्राहक स्वतंत्रता पर निषेधात्मक सलाह, गलत बात है। स्वास्थ्य के भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक पहलुओं के बारे में चर्चा से बचना, बिल्कुल गलत है, करना है जी। परामर्श सत्रों केवल सूचनात्मक आदान प्रदान तक सीमित रखना है, ऐसा बात नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सबसे उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। एक प्रक्रिया जो लोगों को स्वास्थ्य, व्यवहार और जीवन शैली अपनाने और बनाए रखने वाली की मदद करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं जी? वह प्रक्रिया जो लोगों के स्वास्थ्य, व्यवहार
और जीवन शैली अपनाने और बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं जी? कौन बता सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी इसका उत्तर? बोलिए फटाफट आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? उसको हम बोलते हैं बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है कि दो लोगों के बीच एक पारस्परिक संबंध जिसमें एक प्रशिक्षित व्यक्ति, मतलब ना होता है एक प्रशिक्षित व्यक्ति दूसरे को खुद और परिस्थितियों के साथ प्रभावी समायोजन करने में मदद करता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई समस्या है और आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो आपसे भी कम जानता है या फिर आपके बराबर में जान रहा है, तो फिर वो क्या आपकी समस्या को बता पाएगा? समझ गए आप लोग ना? तो आपको जो काउंसलिंग कराना होता है वो प्रशिक्षित व्यक्ति से कराना होता है जो उसके संबंधित में जानकार हो। तो दो लोगों के बीच एक पारस्परिक संबंध जिसमें एक प्रशिक्षित व्यक्ति दूसरे को खुद और परिस्थितियों के साथ प्रभावी समायोजन करने में मदद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं जी? काउंसलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आपको उसको क्या बोलते हैं जी? काउंसलिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 3-4 सवाल और है। कौन सी परामर्श सेवा प्रत्येक छात्र के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने, बनाए रखने और उपयोग करने के लिए होता है? उसे हम बोलते हैं इवेल्युएशन सर्विस। जैसे मूल्यांकन सेवा, जैसे हम लोग जब 7th 8th में थे तो हमारा ज्यादातर मूल्यांकन किया था, तो हमने शायद इसको समझाया भी था आप लोगों को बहुत अच्छे से कि ये मूल्यांकन क्या होता है। कौन सी परामर्श सेवा प्रत्येक छात्र के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने, बनाए रखने और उपयोग करने के लिए होती है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? उसे हम बोलते हैं इवेल्युएशन सर्विस। मूल्यांकन सेवा कई बार हमारे मम्मी पापा भाई हमारा मूल्यांकन कराते रहते हैं, तो कौन सी परामर्श सेवा प्रत्येक छात्र के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने और बनाए रखने के उपयोग के लिए है? तो होता है इवेल्युएशन सर्विस। आगे देखेंगे हम लोग फटाफट, लास्ट क्वेश्चन से हमारा ये। ठीक है, नहीं जी 2-3 क्वेश्चन से और कह रहा है कि काउंसलिंग को उपचारात्मक या समायोजनात्मक परामर्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है किसी गलती या अवांछनीय व्यवहार को सुधारना। अवांछनीय व्यवहार क्या होता है जी? अवांछनीय व्यवहार क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? फटाफट बताइए आप लोग। प्रीति, अवांछनीय व्यवहार क्या होता है? कौन बता सकता है मुझे कि अवांछनीय, जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अवांछनीय क्या होता है, अवांछनीय व्यवहार क्या होता है? प्रभु मधु बोलिए क्या होता है जी अवांछनीय व्यवहार? काउंसलिंग को उपचारात्मक या समायोजनात्मक परामर्श भी कहा जाता है। गलत आदत, बिल्कुल। अच्छा व्यवहार नहीं करना क्या कहलाता है? अवांछनीय कर, जो व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा आप झूठ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या झूठ ही बोलना अवांछनीय हो गया। बहुत ज्यादा गुस्सा, नशा, पढ़ाई ना करना, ये सब क्या है जी? अवांछनीय व्यवहार है, मतलब जिसका कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरीके की जो है बात यहाँ पे कहा गया, इस तरीके के व्यवहार को सुधारना, ये सब किस में आ जाता है? तो ये आता है कन्वेनियंट काउंसलिंग में। किसमें आता है जी? कन्वेनियंट काउंसलिंग में आ जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि परामर्श में एक आवश्यक कौशल है जो ग्राहकों को वास्तविकता का जो है पता लगाने और विकल्प और निर्णय लेने में मदद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ये पहला दिया है जो है नैतिकता, कि नैतिकता भी जरूरी है। नैतिकता क्या है जी? बहुत जरूरी है। नैतिकता जरूरी, नैतिकता से आप जो है सही और गलत बात बताते हैं। मान लीजिए कोई आपसे समस्या का समाधान आपसे पूछ रहा है और आपने गलत उसका ये जो है दे दिया है, जो है परामर्श, तो ये कहीं ना कहीं आपकी नैतिकता गलत है। तो यहाँ नैतिकता भी जरूरी होती है। यहाँ कह रहा है सिंपैथी भी जरूरी है। कह रहा है यहाँ पे जो इम्पैथी यानी सहानुभूति कहेंगे एक तरीके से, प्रवणाभूति कह रहा है, लेबलिंग ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कह रहा है परामर्श में एक आवश्यक कौशल है जो ग्राहकों की वास्तविकता का पता लगाने और विकल्प और निर्णय लेने में मदद करता है, वो कौन सा है? तो ये जो इसका सबसे ज्यादा उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा जो होता है आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? बताइए फटाफट आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पे सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। ठीक है, इम्पैथी मतलब होता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। देखिए, तो जो भी आप अपनी बात को बताएंगे वह जो आपको अपनी प्रोत्साहन के, प्रोणानुभूति का ही मतलब होता है प्रोत्साहन। तो जो भी आप जो है बातें बताएंगे ऐसा होना चाहिए कि जो प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी हो जाएगा। सहानुभूति भी जरूरी है, लेकिन जो आप अपनी बात को बताएंगे जो है वो प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, प्रोत्साहन वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी पे टिक आउट करेंगे। आगे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श के लिए कारक नहीं है? ये मुझे आप लोग बताइए फटाफट।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का कारक नहीं है? ग्राहक के साथ आंख से संपर्क बनाए रखना, वह शारीरिक भाषा का प्रयोग करना, सही शारीरिक भाषा का प्रयोग करना, तकनीकी भाषा का उपयोग करना, जो है यूज टेक्निकल लैंग्वेज का यूज नहीं करना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और जो है कल से आपकी जो क्लासेस होगी, कल हम लोग देखेंगे आगे का एक टॉपिक खत्म करेंगे फटाफट। कम्युनिटी आई थिंक लग रहा है कि 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा कम्युनिटी, फिर हम लोग आगे आपको हेल्थ प्रमोशन की तरफ हम मूव कर चलेंगे, ठीक है, और हेल्थ प्रमोशन हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग यही देखेंगे आज। कल की हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, टेंशन नहीं लेना है, बाकी आपकी क्लासेस चलती रहेगी, मन से आप लोग पढ़िए, ठीक है। मेला वाला घूम लीजिए आज। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, सिलेबस भेज दीजिए। चलिए अभी सिलेबस भेजते हैं। ठीक है, पिंकी भेज देते हैं, ठीक है। अंकिता, टाइम कैसे चेंज होगा? आपको 2:30 बजे टाइम कैसे पॉसिबल है बताइए? हिमांशु सर अपनी नौकरी छोड़ पाएंगे? हम नौकरी छोड़ पाएंगे? कौन छोड़ेगा? नहीं होगा ना, पॉसिबल नहीं है। आ जाएगा प्रीति, आ जाएगा। आ जाएगा।